Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter 8 of Vistas Memories of Childhood, written by Zitla Sa and Bama. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो जिटला सा एंड बामा टू राइटर्स ने लिखा है. एक्चुअली इस चैप्टर में 2 स्टोरीज़ हैं. एक जिटला सा ने लिखी हुई है और एक बामा ने लिखी हुई है. तो हम राइटर इंट्रोडक्शंस में देखते हैं. This unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर 2 स्टोरीज़ हैं. एक माई कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और अनदर है वी टू आर ह्यूमन बींग्स. कॉमन टाइटल इसलिए दिया गया है कि दोनों ही राइटर्स ने बड़े होकर जब अपने बचपन को रिकॉल किया तो उन्होंने कुछ सफ़र किया. तो मेन स्ट्रीम जो कल्चर चल रहा था उससे इनको जस्टिस नहीं मिल पाया और ये मार्जिनलाइज सोसाइटी से थी. मार्जिनलाइज सोसाइटी बेटा जो सफ़रर होते हैं, लोअर होते हैं, मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं, जैसे रिच एंड पुअर होता है या कास्टिज़म होता है, उस तरह से. द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बॉर्न इन लेट 19th सेंचुरी. फर्स्ट अकाउंट जिटला सा जिसके पेरेंट्स इंडियन थे, तो अमेरिकन इंडियन थी. ये बॉर्न ब्रॉट अप अमेरिका में ही हुई थी, लेकिन कल्चर जो ये फॉलो कर रही थी तब तक वो इंडियन था. एंड सेकंड इज़ बाय कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर. और सेकंड जो थी तमिल दलित राइटर है. दलित आप समझते हो कि जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते उनको लोअर कास्ट का समझा जाता है. तो फर्स्ट राइटर के बारे में पढ़ते हैं जिनका फुल नेम था गर्ट्रूड सिमन बॉनिन. बॉर्न इन 1876, was an extraordinarily talented and educated नेटिव अमेरिकन वुमेन. ये अमेरिका में रहने वाली थी. हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ्ड इन अ टाइम व्हेन स्वेयर प्रेजुडिस प्रिवेल्ड टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन. ये उस समय उन्होंने वहाँ अमेरिका में औरतों के प्रति भेदभाव होता था और इन्होंने फ़ाइट की उस समय औरतों के राइट्स के लिए. एज अ राइटर शी adopted the pen name जिटला सा. जब भी ये अपनी राइटिंग्स लिखती थी, स्टोरीज़ या पोएम्स, तो उसमें राइटर नेम जिटला सा लिखती थी. तो इनको शॉर्ट में हम जिटला सा बोलते हैं. एक्चुअल में इनका नाम गर्ट्रूड सिमन बॉनिन था. जिटला सा in 1900 began publishing articles criticizing क्रेसाइल इंडियन स्कूल. तो मेन स्ट्रीम अमेरिकन्स था, तो ये इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते थे उस समय 1900 में. तो इन्होंने उस समय क्रेसाइल स्कूल्स के जो भी रूल्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया. हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन. तो जो भी लोग सफ़र करते थे इन्होंने उनके बारे में लिखा अपनी राइटिंग्स में. सेकंड राइटर है बामा. बामा इज़ हर पेन नेम. पेन नेम बेटा इसीलिए बोला जाता है जो राइटिंग्स के दौरान नाम लिखा जाता है, कि वो स्टोरीज़ पोएम्स जो भी लिखेंगे उसमें अपना नाम सिर्फ बामा लिखती हैं या जिटला सा लिखते हैं. एक्चुअल में इनका नेम डिफरेंट होता है. इज़ तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली. तो ये क्रिश्चियन थी. शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स एंड ऑटोबायोग्राफी करकुक्कू. इनके मेन 3 काम इन्होंने बुक्स प्रिंट हुई. एक करकुक्कू थी, एक नावल था संगति, एंड 1994 में कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किस्सा कुंभकर्ण. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करकुक्कू मीन्स पामरा लीव्स. तो ये जो स्टोरी हमारे पास है इनकी वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये करकुक्कू से ली गई है जिसका मीनिंग होता है पाम के पत्ते. ये पाम के पत्ते
इस विद देयर सेरेटेड एजेस ऑन बोथ साइड। नॉर्मली आपने जो लीव्स देखे होंगे वो एक साइड से शार्प होते हैं, लेकिन जो पाम लीव्स होते हैं दोनों साइड से एज्ड होते हैं, शार्प होते हैं। आर लाइक डबल एज स्वॉर्ड, जैसे दोनों दो धार वाली तलवार, दोनों साइड से शार्प हो, इस तरह के ये पत्ते होते हैं। बाय अ फेलिस्टिशियस पन, तमिल वर्ड करकुक्कू, करकुक्कू से इन्होंने दिखाने की कोशिश की कंटेनिंग द वर्ड करू, करू वर्ड इन्होंने लिया जिसका मीनिंग होता है एम्ब्रियो और सीड, बीज, और जिसका मतलब होता है फ्रेशनेस, न्यूनेस, नयापन। तो इन्होंने इस वर्ड के थ्रू नयापन लाने की कोशिश करी। बेटा राइटर इंट्रोडक्शन में से कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करो, एम्ब्रियो और सीड्स, इन व्हाट स्टाइल राइटर वांट्स टू शो द न्यूनेस। तो आपको ये इंट्रोडक्शन में से कोई एक आधा 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। तो फर्स्ट स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय ज़िटला सा। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड। तो हमारी राइटर बता रही हैं कि वो लैंड ऑफ एप्पल्स पे थी। लैंड ऑफ एप्पल्स बेटा आप समझते हो कश्मीर में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं, तो वहाँ पर ठंड होती है, वहीं पे होते हैं। तो अमेरिका में ये पर्टिकुलर एरिया हमें नहीं बताया हुआ, बट लैंड ऑफ एप्पल्स में इनका बड़ा ही बुरा दिन रहा। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, स्नो अभी ग्राउंड पर थी। एंड द ट्रीज़ वर बेयर, ट्रीज़ बिल्कुल खाली थे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, ये हमें एक हॉस्टल की स्टोरी बताने जा रहे हैं जहाँ पर बेल बजती है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बड़ी सी बेल बजी, इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द belfry overhead एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। बेल्फ्री बेटा चर्च के ऊपर एक बेल लगी होती है काफ़ी हायर प्लेस पर, तो उसकी साउंड काफ़ी लाउड होती है। तो ये हमें बताने की कोशिश करिए कि उस तरह से लाउड साउंड आई और सेंसिटिव ईयर को काफ़ी हर्ट हुआ। द annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. annoying, irritating। तो क्लटर, हार्ड शूज़ जब पहने जाते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। क्लटरिंग एक्चुअली हॉर्स के लिए यूज़ होता है। तो कह रहा है कि राइटर बता रही हैं हमें कि बाकी स्टूडेंट्स ने हार्ड शूज़ पहने हुए थे और वो साउंड भी बड़ी इरिटेट कर रही थी चलने की। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, बड़ी ही रफ आवाज़ें आ रही थी। एक्चुअली ये छोटी सी हैं जब इनको हॉस्टल में भेजा गया और फर्स्ट डे है, तो इनको वहाँ की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। मर्मरिंग एन unknown tongue language, murmuring because it was not clear to her, she was not able to understand। तो इसलिए वो इसको बड़बड़ाना बोल रही है। मर्मरिंग मीन्स बड़बड़ा, कि लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। मेड अ बेडलाम विद इन, एक ऐसी चहचहाट सी मच गई उन आवाज़ों की। विच आई सिक्योरली टाइड, जिसमें मैं फंस गई थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर itself in struggling for its lost freedom, all was useless। तो मेरी जो अंतरात्मा थी उसको महसूस हो रहा था कि मेरी फ्रीडम चली गई है, क्योंकि घर पे फ्रीडम होती है और हॉस्टल में बाउंडेशंस होती हैं। तो कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा इसलिए रो रही थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था, यूज़लेस था। मैं हॉस्टल में आ गई थी, मुझे वही रूल्स फॉलो करने थे। अ पेल फेस वुमेन विद वाइट हेयर, इतने में एक पीले चेहरे वाली सफ़ेद बालों वाली औरत आई। केम अप आफ्टर अस, तो मेरे सामने आ गई, हमारे पीछे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें गर्ल्स की लाइन में बिठाया गया। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम की तरफ चल रही थी। देयर वर दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये इंडियन गर्ल्स थी। इन स्टिफ शूज़, हार्ड शूज़ पहने हुए थे।
and closely clinging dresses, और काफ़ी छोटी छोटी चिपकी हुई ड्रेसेस पहनी हुई थी. द स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव्ड एप्रन्स, छोटी लड़कियों ने बाजू वाले एप्रन पहने हुए थे ताकि उनकी यूनिफॉर्म गंदी ना हो जाए. एंड शिंगल्ड हेयर, शिंगल्ड वेरी शॉर्ट हेयर, बहुत ही छोटे छोटे बाल थे. एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मुकेशन, अभी ये फर्स्ट डे आई हैं तो इन्होंने घर के ही ड्रेस पहनी हुई है, यूनिफॉर्म में नहीं आई. तो देखिए मैंने सॉफ्ट शूज़ पहने हुए थे. मुकेशंस सॉक्स टाइप शूज़ होते हैं, नीचे से भी सॉफ्ट और ऊपर से वार्म. आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे लगा कि मैं उन सॉफ्ट शूज़ के कारण फर्श में अंदर दबती चली जा रही हूँ. फॉर माई ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्राइप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, ब्लैंकेट बेटा इंडियंस को पहले आदत होती थी, अब भी पहनते हैं, शॉल पहनते हैं. तो उसने यहाँ पर शॉल की जगह ब्लैंकेट बोला है. ब्लैंकेट तो ओढ़ कर नहीं गई स्कूल में, तो वो उसके कंधों से उतार लिया गया. क्योंकि फ़ॉरेन में आपने देखा होगा कि कोट वगैरह वॉर्न किया जाता है, स्मार्ट ड्रेसेस वॉर्न की जाती हैं, तो वो इससे ले लिया गया. आई लुकड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, हार्ड लुक हार्ड मीन्स स्टेयर करना, घूर कर देखना. मैं इंडियन गर्ल्स को देख रही थी. who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. हमारी नरेटर को लग रहा था कि ये इमोडेस्ट, असभ्य ड्रेस पहनी हुई है इन्होंने, लेकिन जब यूनिफॉर्म पहनी होती है तो किसी को फील नहीं होता, सब एक जैसे लगते हैं. जैसे आप लोग क्लास में आते हो तो यूनिफॉर्म में होते हो, तो उसमें किसी को भी कम ज़्यादा या फिर कॉस्टली या ऐसा नहीं फील होता कि कोई पुअर है. तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए होती है. तो बाकी गर्ल्स को महसूस नहीं हो रहा था कि उन्होंने किसी तरह से भद्दी ड्रेस पहनी है, लेकिन हमारे नरेटर को लग रहा था कि मैं अच्छे कपड़े पहने हुए हूँ. I, in their tightly fitting clothes, while we marched in, the boys entered at an opposite door. तो मुझे लग रहा था कि वो टाइट ड्रेसेस में है, लेकिन उनको फील नहीं हो रहा था. जैसे ही हम चल रहे थे तो दूसरे दरवाजे से, अपोजिट डोर से लड़के अंदर आए. डाइनिंग रूम कॉमन था, एक साइड से गर्ल्स आ रही हैं, दूसरी साइड से बॉयज़ आ रहे हैं. I watched for the 3 young braves who came in our party. मैंने देखा 3 लड़के मैं जानती थी जिनके साथ हमने पार्टी की हुई थी. I spied them in rear ranks. Spied means छिप कर देखना, मतलब जासूसी की तरह. तो उनको जहाँ पर भी थे उनको देख रही थी. लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, जितना अनकम्फर्टेबल मुझे महसूस हो रहा था उतना ही उनको भी महसूस हो रहा था. आई वॉच फॉर, आई स्पाइड देम इन रियर रैंक्स लुकिंग as uncomfortable as I felt. A small bell was tapped. Tap means हाथ से बजाने वाली घंटी. एक छोटी सी बेल बजी. And each of the pupil drew a chair from under the table. हर बच्चे ने अपनी टेबल के नीचे से चेयर को खींचा. Pupils, students. Supposing this act meant they were to be seated. मैंने सोचा कि ये चेयर इसलिए खींची गई है कि अब बैठना होगा. आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड. मैंने अपनी चेयर खींची और एक साइड से मैं बैठ गई. बट व्हेन आई टर्न माई हेड, जब मैंने अपना सर घुमा कर देखा, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड. मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही बैठी हूँ, बाकी कोई भी नहीं बैठा. एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग. हमारी टेबल पर सब लोग बाकी खड़े थे, क्योंकि नरेटर का फर्स्ट डे था. यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को यूज़ किया जाना है या क्या रूल्स हैं अभी आइडिया नहीं था. जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की कि मैं भी उठ जाती हूँ, बाकी सब लोग खड़े हैं. लुकिंग शाइली अराउंड टू सी
हाउ चेयर्स वर टू बी यूज। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि चेयर्स कैसे यूज़ की जाती हैं और मैं बड़ी शर्मिंदा हो रही थी। आई से अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड। इतने में सेकेंड बेल बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट। सब लोग सेकेंड बेल पर बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर। और मुझे अपनी चेयर पर रेंग कर बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो ना अभी पूरी खड़ी पोजीशन में थी ना ही बैठी में, क्योंकि वो अबाउट टू राइज थी, चेयर से उठ रही थी कि मैं खड़ी हो जाऊं। इतने में बेल बज गई तो घुटनों के बल थी तो वापस बैठ गई। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस। मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एट वन एंड ऑफ द हॉल। अभी मालूम नहीं है कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, तो वो देखते कि आवाज़ आ रही है। एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम। मैं इधर उधर झांकने लगी देखने के लिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। बाकी सब स्टूडेंट्स ने प्लेट्स के ऊपर अपना मुंह नीचे किया हुआ था, सर लटकाए हुए थे। As I glanced at the long chain of the tables, glanced looked, बहुत सारी टेबल्स लगी हुई थी डाइनिंग रूम में, तो लंबी चेन के थ्रू, मतलब टेबल्स की चेन बनी हुई थी, तो मैं उस आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी, इसकी आवाज़ आ रही थी। आई कॉट द आइज ऑफ पेल फेस वुमन। मैं उस आदमी को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नज़र उस पीले चेहरे वाली औरत से जो वार्डन है उनसे मिल गई। अपॉन मी, जिनकी नज़र मेरे ऊपर ही थी, क्योंकि स्टूडेंट्स उस समय प्रेयर कर रहे थे और ये सिर्फ इधर उधर झांक रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज। एकदम मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड। ये हैरान होते हुए कि मेरे को इतने ध्यान से क्यों देखा जा रहा है। बाय द स्ट्रेंज वुमेन, वो अजीब सी औरत क्यों देख रही हैं। द मैन सीज्ड मीन्स स्टॉप हिज मटरिंग्स, क्योंकि आवाज़ आ रही थी लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, तो उस आदमी ने अपना बड़बड़ाना बंद किया। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप। और तीसरी बेल बजाई गई। एवरी वन पिकड अप हिज नाइफ। सब ने अपना नाइफ उठा लिया एंड फॉक, छुरी कांटा उठा लिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड। मेरे को रोना आ रहा था इस समय। फॉर दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, क्योंकि मैं अब किसी और चीज़ को फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी तो इंसल्ट हो गई कि मेरे को चेयर्स यूज़ नहीं करनी आ रही, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट हार्डेस्ट ट्रायल दैट फर्स्ट डे। लेकिन छुरी कांटे से खाना कोई मुश्किल काम नहीं था उस पहले दिन। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जूडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। मेरी फ्रेंड बन गई एक जूडविन जिसका नाम था। उसने इवनिंग में वार्निंग दी कि ऐसा बोला गया है। जूडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। जूडविन को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते थे। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग माई लॉन्ग हैवी हेयर। ओवरहर्ड मीन्स किसी और से बात कर रही थी और जूडविन ने सुन ली, तो जूडविन ने सुन लिया कि मेरे लंबे बाल, नरेटर के लंबे बाल काट दिए जाएंगे। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, अनस्किल्ड बेटा जो योद्धा सीख रहे होते हैं अभी योद्धा बनने के लिए, युद्ध करने के लिए, हु आर कैप्चर्ड एंड हैड देयर हेयर शिंगल। इंडियंस में पहले लॉन्ग हेयर रखने का ट्रेंड था, तो ये 1990s की स्टोरी है। तो कहते कि हमारी मदर ने पढ़ा हुआ था कि जो योद्धा युद्ध लड़ने जाते हैं और एनिमी दुश्मन उनको पकड़ लेता है तो उनके बाल छोटे छोटे काट दिए जाते हैं, तो ये बालों को काटना बुरा माना जाता था। अमंग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मॉर्नर्स। मॉर्नर्स जो दुखी होते हैं किसी की डेथ वगैरह पर, तो यानी कि हम लोगों में बाल छोटे तब करवाए जाते हैं जब कोई दुखी हो किसी की डेथ पर। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, या ऐसा माना जाता था कि डरपोक लोगों के छोटे बाल होते हैं।
वी डिस्कस्ड आवर फेट, हमने अपना भाग्य डिस्कस किया। सम मोमेंट, थोड़ी देर बात करी जूडविन से। एंड व्हेन जूडविन सेड, तब जूडविन ने बोला, वी हैव टू सबमिट, सबमिट मीन्स सरेंडर, हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, हमें स्कूल के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग, दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। आई रिबेल्ड, रिबेल्ड मीन्स मुटेनियर, विरोध करना, मैंने विरोध किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर and I will send the questions up to this part. So revise the chapter. Have a nice day.